आम आदमी पार्टी में के ऑफिस में आप सभी मीडिया बंधुओं का स्वागत है। आज की विशेष प्रेस वार्ता जो आमंत्रित की गई है इस विषय पे कि जो कल आपने देखा होगा कि कश्मीर के अंदर जिस तरीके से टारगेट किलिंग का सिलसिला लगातार जारी है और वहाँ पे जम्मू की सांबा की एक बहन रजनी बालाजी की दिन दहाड़े स्कूल के अंदर हत्या की जाती है और आज सभी हम उस दुखित परिवार के साथ हम संवेदना व्यक्त करते हैं। मैं वहाँ से ही आ रहा हूँ, सांबा से ही आ रहा हूँ। इस समय सूदन जी भी हमारे साथ थे। हमारी सभी आम आदमी पार्टी की टीम वहाँ पे सांबा में थी। वहाँ लोगों में बहुत रोष है इस जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन के ख़िलाफ़, केंद्र सरकार के ख़िलाफ़ कि वो कश्मीर के अंदर निर्दोष लोगों की जिस तरीके से हत्याएं हो रही हैं वो सिक्योरिटी मुहैया नहीं करवा पा रही हैं। दूसरी तरफ एक कश्मीर के अंदर जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी है जो कि आज से 12-15 साल पहले बनाई गई थी, वहाँ पे कोई ट्रांसफ़र पॉलिसी नहीं है। उसके प्रति भी लोगों का वहाँ पे सांबा में बहुत रोष था कि 12-12, 15-15 सालों से लोग वहाँ पे एक ही जगह पे कार्य कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो है कि जो जम्मू के लोग वहाँ पे पोस्टेड हैं उनको दूर दराज के इलाकों में लगाया जाता है जहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं है। तो इन सभी चीज़ों के मद्देनज़र आम आदमी पार्टी का ये मानना है कि केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरीके से कानून व्यवस्था बनाए रखने में फेल रही है। कश्मीर के अंदर टेररिस्ट एक्टिविटी लगातार बढ़ रही हैं, इनोसेंट किलिंग बढ़ रही हैं। और दूसरी बात, वहाँ पे जो मुलाजिम हैं वो इस समय वहाँ डर भय के माहौल पे जी रहे हैं। तो इन हालात में एक केंद्र सरकार को और जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन को संज्ञान लेना चाहिए। वहाँ लोगों की जान माल की सुरक्षा पुख्ता की जाए। तो आगे विस्तार में मैं हमारे आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन जगदीप जी उनसे कहूँगा कि विस्तार पूर्वक बताएं कि आज तक कश्मीर में किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर फेलियर रहा है। मुख्तर शब्दों में मैं कहना चाहूँगा, जैसे हमारे संयोजक कन्वीनियर श्री ओम प्रकाश खजूरिया ने अपनी बात रखी, मई महीने में ही सिर्फ अगर हम देखें तो 7 लक्षित हत्याएं हुई हैं। इनमें से 2 पुलिसकर्मी थे। वाइन शॉप पे जो हमला हुआ उसमें राजौरी के रंजीत कुमार थे, जिसमें 3 लोग और जख्मी हुए। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो टारगेट किलिंग्स का ये जो सिलसिला शुरू हुआ है, इसमें हमारी रियासती सरकार जो है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में पूरी तरह से नाकामयाब रही है। और जो सबसे अहम तरीन बात हमारी समझ में आ रही है, जो हमें लग रहा है जो सबसे बड़ा लूप होल है, मैं जिक्र करना चाहूँगा दिवंगत राहुल भट्ट के परिजनों के उस सवाल का, जिसमें उन्होंने कहा था कि कई मरतबा ट्रांसफ़र के लिए रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी ट्रांसफ़र नहीं की गई। और राहुल भट्ट की मौत के बाद, दर्दनाक मौत के बाद, एक ही दिन में 250 ट्रांसफ़र्स की जाती हैं। ठीक वैसी ही स्थिति बनी है दिवंगत रजनी बाला की मौत के बाद की जो परिस्थितियां उभर कर सामने आ रही हैं। चूँकि वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में तैनात थी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उनकी तैनाती हुई थी, पिछले 12 साल से वो कश्मीर में थी। अब चूँकि उनकी मौत के बाद और जिस तरीके से उनकी हत्या हुई उसके बाद हम देखें तो बड़ी तादाद में एक मास जो माइग्रेशन है उसका सिलसिला शुरू हो गया। बहुत सारे टीचर्स कश्मीर से वापस आ चुके हैं। हम सरकार से मांग करते हैं पुरजोर शब्दों में कि ऐसे तमाम अध्यापक, जैसे खजूरिया जी ने भी कहा कि वो जो पॉलिसी, ट्रांसफ़र पॉलिसी आज से 12-15 साल पहले बनी थी, वक्त का तकाजा है कि उसमें संशोधन करते हुए कोशिश ये होनी चाहिए कि कम से कम वो तमाम लोग जो टारगेट किलिंग्स का निशाना बन सकते हैं, लक्षित हत्याओं के लिए जिनके ऊपर निशाना साधा जा सकता है, जिनको सामने रखते हुए आतंकी जो है हमला कर सकते हैं, कम से कम उन्हें सुरक्षित इलाकों में लाया जाए और कोशिश की जाए कि माहौल को ख़राब ना होना दिया जाए। अंत में एक चीज़ मैं अमरनाथ यात्रा से भी जोड़ना चाहूँगा। जैसे हालात बने हैं, साफ साफ दिख रहा है कि कोई बड़ा आतंकी हमला, चूँकि आतंकी काबू में नहीं आ रहे, सिक्योरिटी फोर्सेस चाहकर भी जो है उन पर वो वैसा कंट्रोल, ऑल आउट ऑपरेशन की बात बहुत हुई, लेकिन हकीकतन अगर हम देखें तो एक ही महीने में 7 हत्याएं बताती हैं कि अमरनाथ यात्रा के ऊपर भी आतंकी साया मंडरा रहा है। लिहाजा एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए इस पर कड़ा संज्ञान ले और ट्रांसफ़र पॉलिसीज़ को पारदर्शिता के साथ तुरंत लागू करे ताकि और ऐसी कोई टारगेट किलिंग ना हो।
जबीर जी, जिस तरह से ट्रांसफ़र की बात जो आप कर रहे हैं और इस समय जो कश्मीर के अंदर मास माइग्रेशन जो है वो बात की जा रही है, और यहाँ तक भी कश्मीरी समाज कह रहा है कि अगर हमारे ट्रांसफ़र हमें किसी भी देश के किसी भी कोने में अगर रीलोकेट नहीं किया गया तो हम वो अपनी जॉब जो है वो छोड़ देंगे। कांग्रेस के कार्यकाल में जहाँ पर मनमोहन सिंह ने उनको ये जॉब दी थी, आज उनकी वो जॉब भी जो है वो खतरे में है, और बीजेपी ये कह रही है कि हम आतंकवाद के आखिरी चरम पर पहुँच गए। देखिए, नीयत साफ नहीं है, बड़ी सीधी सी बात है। भारतीय जनता पार्टी की शुरू से एक नीति रही है कि किस तरीके से वोट बैंक को बनाया जाए। कश्मीरी पंडित समुदाय अहिंसक है, ये जगविदित बात है, और उसके साथ साथ बड़ा बुद्धिजीवी वर्ग है। आप मुझे बताइए, जिस तरीके से ये रिहैबिलिटेशन की बात करते हैं, क्या आपको संभव लगता है? कश्मीर फाइल्स को जिस तरीके से इन्होंने मुद्दा बनाकर देश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिसका जिक्र करते हैं, उसके बाद के हालात देखिए आप कैसे बने। हमने कश्मीर फाइल्स का विरोध नहीं किया, हम इसकी भी तारीफ करते हैं कि आज यासीन मलिक को, या हम कहें बिटा कराटे को, कानून की जद में लाने की कोशिश की जा रही है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हकीकतन ग्राउंड पर क्या हो रहा है? मर कौन रहा है? वो आम आदमी जो निहत्था है, निर्दोष है। तो लिहाजा हमारा ये कहना है कि ये रिहैबिलिटेशन को अब एक तरफ रखा जाए। आज तो वो पुलिसकर्मी भी सेफ नहीं है जो वहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं। लिहाजा सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है लोगों की सुरक्षा। रिहैबिलिटेशन के लिए जहाँ तक आपने पूछा, मुझे लगता है कि आज तीसरी पीढ़ी कश्मीरी पंडितों की जो है वो बाहर बसी हुई है, विदेशों में बसी हुई है, देश के अन्य हिस्सों में बसी हुई है। एक बार उनसे तो सवाल पूछा जाए, क्या वो वापस आना चाहते हैं? तो ये एक तरफा फैसला जो है, हम इसकी निंदा करते हैं। सर, मेरा एक सवाल आपसे, पंजाब में आपकी सरकार है, तो लेकिन जैसे मूसा वाला का कत्ल हुआ, आप देखिए, कई बार मेरा तो मन करता है, ये मैंने हाथ जोड़े संबित पात्रा जी को, बहुत बहुत बड़े वक्ता हैं, अब तो मंत्री बन गए, उनसे कोई पूछे कि भाई साहब आपको रात को ख्वाब में भी क्या आम आदमी पार्टी दिखाई देती है? मूसावाला को आपकी जानकारी के लिए पहले भी बताया गया, दोबारा कहना चाहूँगा, एक मूसावाला की सिक्योरिटी नहीं हटाई गई। आम आदमी पार्टी वो पार्टी है, वो सरकार है जिसने उन तमाम पुलिस वालों को उनकी असली जगह पर लाया, दरवाजे और खिड़कियाँ ठेलने के लिए नहीं रखा गया। मूसावाला जी को 4 दिवंगत, हम उसकी आत्मा के लिए आत्म शांति की बात करते हैं, 4 कमांडोज मिले हुए थे, जिसमें से 2 कमांडो उनके पास तब भी थे। बुलेट प्रूफ गाड़ी थी जिसे वो लेकर नहीं गए। आप मुझे बताइए, ऐसी स्थिति में आप 10 कमांडो भी किसी को दे दें तो क्या ये संभव है कि जब कोई व्यक्ति विशेष अपनी सिक्योरिटी को पूरी तरह से दरकिनार कर दे और इल्जाम जो है वो आम आदमी पार्टी पर लगाया जाए? मुझे लगता है ये जाती है, ये सही बात नहीं। AK-47 कैसे आई पंजाब में, जबकि आपकी सरकार का वहाँ पे सिक्योरिटी भी आपकी है, सब कुछ, AK-47 वहाँ कैसे पहुँची? आप मुझे बताइए जी, हर तीसरे दिन ड्रोन से इस तरीके के हादसे होते रहे, कितनी मरतबा AK-47 गिरी है? हमारी सरकार को जुम्मा 70 दिन हुए हैं आज पंजाब के अंदर। और मैं मूसावाला, दिवंगत मूसावाला की बात को जो आपने रखी उस पर बता दूं, सवाल किया जा रहा था जांच का, न्यायिक जांच के आदेश दिए गए हैं और एक सिटिंग जज से ये जांच करवाई जाएगी। रही बात AK-47 की, तो पंजाब एक सरहदी सूबा है, जम्मू कश्मीर की तरह, हालात वहाँ भी नासाज रहे हैं। हमें थोड़ा मौका मिलेगा, वक्त कम मिला है अभी। मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि आने वाले दिनों में बहुत जल्द इस तरीके की सारी घटनाओं पर पूरी सख्ती के साथ निपटा जाएगा और निस्संदेह पंजाब में बहुत बेहतरीन तरीके से अमन जो है कायम होगा। जदीद जी, IGP कश्मीर का ये कहना है कि 3 साल लगेंगे आतंकवाद को खत्म करने में घाटी से, और दूसरी तरफ से आम अमरनाथ यात्रा की जिस तरह से आपने बात की, और लगातार यहाँ पर जम्मू में अब स्टिकी बॉम्ब्स का जो है वो देखा जा रहा है, और सबसे बड़ा इस समय अगर खतरा अगर अमरनाथ यात्रा पर देखा जा रहा है तो वो स्टिकी बॉम्ब्स को लेकर जो है देखा जा रहा है। क्या लग रहा है कि इस पर सरकार को या एडमिनिस्ट्रेशन को कितनी अभी अपडेशन करने की जरूरत है कि वो स्टिकी बॉम्ब्स को जो है वो जल्द से जल्द उनको डिफ्यूजल या उनको पकड़ने के लिए क्या कार्य जो है वो कर रहे हैं? मैं एक बहुत बड़ा खुलासा आपके सवाल पे करना जा रहा हूँ जो शायद बहुत कम लोगों को पता होगा। पुलवामा हमले के बाद कतई तार जुड़ नहीं सकते थे जिन लोगों को धरा गया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जिस आतंकी से वो मोबाइल जो पकड़ा गया था, हमारी पुलिस यूनिट के जब IT सेल को वो दिया जाता है तो वो मोबाइल वापस आ जाता है कि इसमें से डाटा रिकवर नहीं होता। बाद में वही मोबाइल जो है रा के हेड ऑफिस भेजा जाता है, फिर उससे डाटा रिकवर होता है। सवाल ये है कि आज कश्मीर में जो हमारे जवान तैनात हैं, चाहे सिक्योरिटी फोर्सेस के हैं चाहे पुलिस डिपार्टमेंट के हैं, तकनीकी रूप से उतने सक्षम नहीं हैं। ये एक पहली समस्या है। IGP विजय कुमार ने ये जो कहा कि 3 साल लगेंगे, ये निस्संदेह मुझे लगता है कि काफ़ी निराशाजनक बात है। एक तरफ ये ऑपरेशन ऑल आउट की बात करते हैं और दावा करते हैं कि करीब करीब तमाम आतंकियों का सफाया हो गया, और ऐसे में अब 3 साल की मोहलत और मांगी जाती है। तो मुझे लगता है कि कश्मीर के हालात
कम से कम बंदूक की नोक पर अगर मरकजी सरकार चाहेगी ठीक करना तो वो संभव नहीं है। लोगों को कॉन्फिडेंस में लेना होगा, तमाम के तमाम जितने मुआशरे के अलग अलग सेगमेंट्स हैं उनको एक मंच पर लाना होगा, उसके बाद ही शांति बहाली की व्यवस्था जो है वो कायम। दूसरी तरफ जब आप बात करते हैं 3 साल की, जब नोटबंदी के बाद भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार ने ये कहा था कि हमने आतंकवाद की कमर तोड़ दी, हमने पत्थरबाजों की कमर तोड़ दी, और उसके बाद आप देखिए 5 अगस्त 2019 के बाद भी इन्होंने कहा है कि हमने कश्मीर के अंदर आतंकवाद पे पूरे का पूरा कर्व कर दिया है, पूरे का पूरा कंट्रोल कर दिया है। तो आज 2022 में जब ये बोल रहे हैं कि हमें आतंकवाद का सफाया करने में 3 साल लगेंगे, इट मीन्स कि ये पूरी की पूरी ये सरकार पूरे तरीके से फेलियर रही है वहाँ पे कानून व्यवस्था बनाने में और आतंकवाद पे लगाम लगाने में। तो आज इस बयान से ये भी सामने आता है कि कश्मीर के अंदर आतंकवाद इस समय चरम सीमा पे है। जिस तरीके से ये बार बार कहा जाता है कि हाइब्रिड आतंकवादी जो हैं वो सक्रिय हैं कश्मीर के अंदर, तो उन्हीं की वजह से जो टारगेट किलिंग हो रही है, तो इसका मतलब यह है सरकार मान रही है कि हम फेलियर रहे हैं अभी और हमें 3 साल और लगेंगे।